जय हिंद दोस्तों। हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर को मैथ को पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन के एक्सरसाइज हैं उनको। इसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक तो है जो आप लगाते हुए आते हैं, जैसा कि किताब में दिया गया है उस तरह से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अन्य दो और तरीके हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये प्रतिस्थापन द्वारा ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे या फिर प्रतिस्थापन द्वारा वाला ही ये सवाल है, ठीक है ना। तो इसका पहचान क्या है, दो अन्य तरीके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोग लगाते हुए चलते हैं जो परंपरागत विधि हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इस परंपरागत विधि में हम लोगों को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, ठीक ना। देखिए, पहला क्या है कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो सभी के सभी आपको पता होने चाहिए। हमने क्यों डिफरेंशिएशन का नाम लिया, क्यों इंटीग्रेशन का नाम नहीं लिया, जबकि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इसलिए नाम लिया क्योंकि अब जितनी भी हम लोग क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा, उन सब में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। क्योंकि हम लोग कुछ टर्म को मानते हैं और जिस टर्म को मानते हैं तुरंत हमको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन शब्द का प्रयोग किया। तो जब भी आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन यूज होगा ही होगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको जितने भी डिफरेंशिएशन में फार्मूले दिए गए हैं वो सभी के सभी याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, सभी डिफरेंशिएशन के सूत्र याद होने चाहिए। ये पहला चीज है। देखिए, अब ये याद होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा और तभी आप क्वेश्चंस को पकड़ भी पाएंगे कि हाँ हम किस टर्म को माने कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक ना। तो पहला तो ये हो गया। अब जब पहला स्टेप आप कर लेंगे तब दूसरा निर्धारित करने वाला आएगा, ठीक है ना। निर्धारित पद मतलब आप कौन से पद को मानेंगे कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप निर्धारित पद भी लिख सकते हैं या फिर मानने वाला पद, तब जाकर के आप ऐसा कर लेंगे। अच्छा, जब आप ये दोनों स्टेप कर लेंगे तब आपका जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है मूल रूप। जब ये दोनों स्टेप आप कर लेंगे तब आपका प्रश्न किस रूप में आ जाएगा, मूल रूप में आ जाएगा। मूल रूप का मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उनके जैसा, उन्हीं में से किसी एक के जैसा वो क्वेश्चन आपका परिवर्तित हो जाएगा। और जितने भी फंडामेंटल फार्मूले हैं उनका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, ऑलरेडी हमने आपको लिखवा दिया है। तो आप क्या करेंगे, जब मूल रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो देखेंगे कि ये किसके जैसा है, तो जिसके जैसा रहेगा उसका इंटीग्रेशन लगाएंगे, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों काम हम क्यों कर रहे हैं, तो ये दोनों काम हम मूल रूप में लाने के लिए ही कर रहे हैं। और मूल रूप में क्यों ला रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और हम मूल रूप में ही क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हमको पता है वह सभी के सभी उसके मूल रूप के ही पता हैं। तो हमको इनडायरेक्ट वे में हर क्वेश्चंस को इसी मूल रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक ना। तो ये 3 रास्ते हम लोग मतलब 3 स्टेप लेकर के चलेंगे तभी जाकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो रहा परंपरागत विधि। अब 2 अन्य तरीके और हैं जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न है वह प्रतिस्थापन द्वारा ही सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब उसका तरीका क्या पहचानने का, तो देखिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं। पहला, और ये आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको सभी के सभी डिफरेंशिएशन के फार्मूले पते हों, ठीक है ना, तभी आप पहचान पाएंगे, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका ये है कि उनमें से कुछ जो अंश में क्वेश्चंस रहते हैं, जो दिए गए रहते हैं, टर्म दिए गए रहते हैं, वो देखिए कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, कि अंश में देखिए कि जो टर्म दिए गए हैं, अभी देखिएगा हम जितने भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सब उसी के बेस पर कराएंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको पता चल जाएगा। अब तुरंत आप क्लिक कर लेंगे कि बस हम इसको मानेंगे तो ये हमारा लेके निकलेगा। ये कैसे आप फटाफट कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे जब आपको तरीका पता होगा, जब आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए जो अंश में लिखा हुआ है वह किसका डिफरेंशिएशन है। जब आप ये निर्धारित कर लेंगे, आप ये जान जाएंगे कि जो अंश में लिखा है वह किसका डिफरेंशिएशन है,
तब आपको क्या मानना है वो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए आप ऊपर कहीं दिया गया है साइन एक्स, अब आप जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो अब देखेंगे कि दूसरे जगह पे अब कास एक्स कहाँ है। तो जैसे ही आपको क्लिक किया कि साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, तुरंत आप क्या सर्च करने लगेंगे कि देखिए कहाँ पर कॉस एक्स दिया है। अब जहाँ पर कॉस एक्स दिया है बस उसी को टी मानना है, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला तरीका यही है कि देखना कि ऊपर किसका अवकलन है। जब आप ये देख लेंगे कि ऊपर जो दिया गया वो किसका अवकलन है, तो तुरंत आप सर्च कीजिए कि वो जिसका अवकलन है वो पद कहाँ पर दिया गया, बस उसी को टी मान लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका ये है। दूसरा क्या है कि आप कैसे इसको हल करेंगे, तो दूसरा तरीका ये है कि हम देखते हैं कि जो हमारे दिए गए पद हैं उनमें कुछ रुकावटें होती हैं, जैसे जो आपके फंडामेंटल रूप में नहीं दिखते हैं, तो हम कौन से वाले पद को मान लें कि ये अपने फंडामेंटल रूप में आ जाए, तो बस वही क्या हो जाते हैं, आपको मानने पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 5x + 4। अब देखिए हम तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं और साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं। क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये अपने फंडामेंटल रूप में नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब क्या होगा कि जितने भी हमारे दिए गए फार्मूले हैं वही सभी। तो हम जानते हैं कि साइन x का समाकलन, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है साइन 5x + 4, इसका हमको समाकलन करना, यानी कि ये अपने मूल रूप में नहीं है। तो हम ऐसे इसमें से क्या ऐसे को मान लें कि ये अपने मूल रूप में बदल जाए, तो जो पद हम मानेंगे कि ये अपने मूल रूप में आ जाए तो बस उसी को मानना पड़ेगा। जैसे इसको मूल रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 5x + 4 का नहीं जानते हैं अपने मूल रूप में लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे कि माना 5x + 4 बराबर t मान लेंगे। तो अब देखिए ये फाइनली किस में आ जाएगा, साइन t dt, इस रूप में आ जाएगा ना। हम ये किससे रूप में आ गया, अब ये अपने फंडामेंटल रूप में आ गया, तो आराम से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ठीक है ना। तो हमने आपको दो अन्य तरीका भी पहचानने का बता दिया। पहला क्या है कि जो अंश में दिया गया है उसको देखिए कि वह किसका डिफ्रेंसिएशन है, जिसका वो डिफ्रेंसिएशन होगा बस। अब देखिए कि अब वो वाला पद कहाँ पे है, बस उसी को टी मान लीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया पहचानने का, कि देखिए कि जो दिए गए टर्म हैं वह अपने मूल रूप में किस वाले पद को मानने पर आ रहे हैं। तो जिसको मानना पड़ेगा ताकि वो मूल रूप में आ जाए, बस उसी को आप टी मानिए, फिर उसका आराम से डिफ्रेंसिएशन करिए, आराम से वो छोटे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दूसरा है पहचानने का तरीका। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको बातें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए चूंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में इस पूरे को सॉल्व करें, और कोशिश ये भी करेंगे कि एक जैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक आध हम बताएंगे और बाकी आप कोर्स करिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और फार्मूले हम लिख दे रहे हैं ताकि बार बार वो चीज़ें आए तो दिक्कत ना हो हम लोगों को। जैसे इंटीग्रेशन dx, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, तो केवल x होता है, और ये इंटीग्रेशन √x dx, ठीक है ना, ये होता है 2√x। अब कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये किस लिए लिखवा रहे हैं, ताकि ये हमारे आने वाले क्वेश्चन में जब आए तो आसानी से हम लोग लिख सकें। तो ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, कड़ी हटेगा तो। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी यहाँ पे x के घाते 3/2 होगा शायद। अभी देख लेते हैं क्या होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो x पे घाते 1/2 + 1, और ये हो जाएगा x पे घाते 1/2 + 1। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो फाइनली हो जाएगा ये 2/3, और ये x पे घाते 3/2। ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपका इंटीग्रेशन होगा इसका, प्लस c, ये तो होता ही है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि अगर केवल dx है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, और अगर करड़ी में x है तो उसका इंटीग्रेशन 2/3 x पे घाते 3/2 होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आएगा, तो जब आएगा तो हम बार बार इसको एक प्रकार से सूत्र की तरह यूज करेंगे। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 3x है, 3x + 5 है, और इसके घात 3 है, 7 है, 7 सॉरी। अब देखिए अभी हमने जो तरीका आपको बताया बस वही आपको लगाना है। अब
3x प्लस 5 की पावर 7 ये अपने मूल रूप में नहीं ना है, हमको जबकि मूल रूप में लाना है। तो मूल रूप में कब आएगा, क्योंकि हम लोग किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो ये उसके जैसा तो है नहीं, ये इसके जैसा होगा कब, जब इस टोटल को हम क्या मान लें, t मान लें। तो जब इसको हम टोटल t मान लेंगे तो ये देखिए t के पावर 7 यानी कि t के पावर n के जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना 3x प्लस 5 बराबर t, ठीक है। और हमने आपको बताया जो ही हम किसी को मानते हैं तुरंत ही हमको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x का dx हो जाएगा। और चूंकि ये 5 है अचर पद, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ t है, t का डिफरेंशिएशन dt। तो फाइनली dx का कितना हो जाएगा, dt/3, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर एक और बात समझ लीजिए कि जब भी हम लोग इसको मूल रूप में बदलेंगे तो जिसको मानेंगे उसका तुरंत हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और वहाँ से dx का भी मान हम लोग निकालेंगे। या फिर अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हम लोग केवल dx का मान नहीं निकालेंगे, कुछ टर्म इसके साथ भी आएंगे। तो जैसे कि उसमें मिलेगा वैसे हम लोग आराम से देखते चलेंगे। तो फाइनल अब ये हमारे जो क्वेश्चन है वो देखिए अब किस रूप में बदल गए हैं, तो अपने फंडामेंटल रूप में बदल गए हैं। अब देखिए इस टोटल के जगह पे हमने मान लिया था t, तो इसके जगह पे t रख देंगे और इसके घात 7 है तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे dx है ना, तो अब dx है तो dx का मान क्या निकला है, dt/3, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 बाहर हो जाएगा तो ये t पे घात 7 और यहाँ पे dt, ठीक है ना। यानी कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले टर्म को हमने कन्वर्ट किया तो अब dx को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए 1/3, अब इसका इंटीग्रेशन होगा t के पावर 8/8 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे t है, t का मान हम फिर यहीं से ला करके रख देते हैं। तो इसका मान है 3x प्लस 5, इसके पावर हो जाएगा 8 और बाई 3 8 जा 24 फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से ये पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए दूसरा भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये अंडर रूट से रिलेटेड है और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन और फिर कड़ी में है 5x प्लस 7 dx, ठीक ना। अब देखिए ये तो अपने मूल रूप में नहीं है, तो ये मूल रूप में कब आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमको अंडर रूट x दिख रहा है, वो उसके जैसा तो है नहीं। तो जब उसके जैसा नहीं है तो ये बनेगा कब, जब हम 5x प्लस 7 को t मान लें तब बनेगा इसके जैसा। जबकि हमको इसका क्या इंटीग्रेशन पता है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5x प्लस 7 बराबर t मानना पड़ेगा। आज जो ही हम मानते हैं तुरंत ही उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 dx और ये 7 है, 7 तो अचर पद है, 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और ये हो जाएगा dt। तो फाइनली यहाँ से निकल गया dx का मान dt/5, ठीक ना। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया t के पदों में। अब देखिए कैसे, अब इस टोटल के जगह हमने क्या मान लिया, t मान लिया ना, तो ये हो जाएगा कड़ी में t और फिर यहाँ पे dx है, dx के जगह पे देखिए निकला हुआ है dt/5, तो 1/5 फिर इंटीग्रेशन अंडर रूट t dt। अब देखिए अंडर रूट t का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, तो ये 1/5, अब ये हो जाएगा 2/3 और t के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब हम देखिए यहाँ पे 2/15 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे t है, t का मान देखिए ये है, तो ये होगा 5x प्लस 7 और टोटल के पावर 3/2 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो करड़ी वाला क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है, बिना करड़ी वाला आए तो आपको ऐसे करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह क्या पद, कौन सा वाला पद माने कि अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाए। तो जिसको मानने पर मूल रूप में परिवर्तित होगा आप उसको t के बराबर मानिएगा, पुनः उसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा, फिर उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा t के पद में कन्वर्ट करके फिर उसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। देखिए जब आप ऐसा मानेंगे ना तो ये अपने आप मूल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। बस आप लोग केवल ध्यान बना करके रखिए। अभी बहुत सारे देखिए इसमें जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व होंगे, उसमें कई सारे मेथड लग जाएंगे, ठीक है ना। तो जब शुरू से अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड भी सीखने के लिए मिलेंगे।
तो देखिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही है, दोनों का मिला करके दिया हुआ, करड़ी वाला भी दिया हुआ और बिना करड़ी वाला। तो जैसे हम लोग बिना करड़ी वाला और करड़ी वाला किए वैसे आप अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कर लीजिएगा। अब चौथा देखिए, अगर हम चौथा बताते हैं तो इसमें से पांचवा क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो हम चौथा बताते हैं। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर में है, जबकि हम लोग इंटीग्रेशन किसका जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, तो लीनियर में, यानी कि एक घात में। और एक घात में कैसे आता है, तो कौन से वाले फार्मूले में साइन स्क्वायर आता है, तो cos 2x का फार्मूला होता है जिसमें साइन स्क्वायर आता है ना। तो वही वाला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, है ना। तो अब ये अब देखिए हम क्या जानते हैं कि जो cos 2x होता है उसके बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो इसलिए यहाँ से जो साइन स्क्वायर x है इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x/2, ठीक ना। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 2x है तो यहाँ पे x मिला है, यानी कि स्क्वायर वाले पद में अगर x है तो बिना स्क्वायर वाले में उसका 2 गुना यानी कि 2x मिल जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे रहेगा उसका 2 गुना हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, जब हम इसको लीनियर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos। अब यहाँ पे हमको एंगल लिखने की बारी आई, तो एंगल देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है उसका 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना है, 2x + 5 है ना, तो इसका 2 गुना हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4x + 10, ठीक है, और /2, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब ये अलग अलग हो जाएगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx केवल होगा, और फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx, ठीक है। अब देखिए ये तो अपने मूल रूप में है, जबकि ये अपने मूल रूप में नहीं है। क्यों नहीं मूल रूप में है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन cos x का जानते हैं, जबकि हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, cos 4x + 10 मिला है, यानी कि अपने मूल रूप में नहीं है। ये मूल रूप में कब आएगा, जब हम 4x + 10 को t मान ले, तब ये cos t बन जाएगा, और cos t अपने मूल रूप में है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना 4x + 10 = t, इसी को मानने पर नहीं अपने मूल रूप में आएगा, तो इसलिए हम इसको मान लिए। अब यहाँ से देखिए फाइनली इसका जब करेंगे तो 4 dx होगा, तब यहाँ से हमारा dx का मान कितना निकल जाएगा, dt/4, जो यहाँ का 4 है वो इसको इधर कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब ये 1/2, अब ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन ये वाला पार्ट t के टर्म में हो गया। अब ये हो जाएगा cos, इस टोटल के जगह पे हो जाएगा t, और dx के जगह पे हो जाएगा dt/4। अब 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन केवल x, और इसका हो जाएगा cos का होता है ना, चूंकि बटे में 4 है तो ये बाहर निकल जाएगा, और cos का होता है sin t, और फिर प्लस c। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आंसर आया, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा प्रश्न है वो x के टर्म में है। तो अभी हो जाएगा sin, अब यहाँ t है, t का मान यही रख देंगे 4x + 10 और फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आराम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही देखिए आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, सेम इसी के जैसा होगा, बस 5वें में क्या है कि यहाँ पे क्यूब है, तो जब क्यूब है तो उसको हम देखेंगे कि क्यूब किस वाले के फार्मूले में आता है, तो sin 3x के फार्मूले में आता है, क्योंकि sin 3x का फार्मूला होता है ना 3 sin x - 4 sin क्यूब x, तो वहाँ से sin क्यूब x का मान निकालेंगे, फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये सब कर लीजिएगा। देखिए 6वां नंबर का क्वेश्चन, जब हम शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किए थे पहला वाला चैप्टर, तो उसमें हम बताए थे कि जब 1 + cos रहे चाहे 1 - cos रहे, तो हम लोगों को क्या करना है, चिन्ह को देख करके। तो यहाँ पर वही है, तो जब प्लस वाला है तो cos वाला फार्मूला लगाएंगे, और cos के आगे जिसके आगे माइनस है वहाँ पर हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। जब ऐसे लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप परिमेयकरण करके भी लगा सकते हैं, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जब आप परिमेयकरण करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे तब ये सिंपल वाला टाइप का हो जाएगा, साधारण समाकलन हो जाएगा, जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं। तो अगर इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है तो इसको फार्मूले पे तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे तब जाकर के इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, बड़ा अच्छा रोमांटिक क्वेश्चन है ये, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं।
ठीक है, एक तरीका अपनाएंगे तो ये सिंपल में बन जाएगा और एक तरीका अपनाएंगे तो इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे। 6वां नंबर का इंटीग्रेशन 1 + cos x बटे 1 - cos x dx। ठीक है, तो देखिए हम पहले ये बताते हैं कि इसको आप साधारण द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। तो साधारण द्वारा हल करने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, फिर इसको प्रतिस्थापन द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हमको सूत्र में तोड़ना पड़ेगा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको देखेंगे। तो ये 1 + cos x फिर बटे 1 - cos x। अब इसका परिमीकरण होगा तो जानते ही हैं परिमीकरण कैसे होता है, बस केवल चिन्ह बदलना रहता है हर का। ये हो गया। अब ऊपर a + b का होल स्क्वायर बनेगा तो a² + b², ठीक है, और फिर +2ab तो 2 cos x हो जाएगा। और यहाँ पर a² - b² हो जाएगा तो 1 - cos² x dx। और फाइनली अब इसको हमको स्क्वायर में है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा और सिंपल वाले में। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो cos² किस में आता है, cos के 2x में आता है ना, ये होता है 1 + cos 2x/2 और फिर प्लस यहाँ पे 2 cos x है ही, फिर टोटल के बटे 1 - cos²। 1 - cos² क्या होता है, sin² x होता है। ठीक है, या फिर क्या करिए इसको मत तोड़िए, इसको तोड़ेंगे फिर तो फिर दिक्कत होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx। अब क्या करिए sin² x को सबके बटे में कर दीजिए, तो इसके बटे जाएगा तो ये 1 / sin² x हो जाएगा, इसके बटे जाएगा तो cos² x बटे sin² x हो जाएगा, इसके बटे जाएगा तो 2 cos x बटे sin² x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec² x और ये cos बटे sin है तो हो जाएगा cot² x और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए एक cos के बटे एक sin आएगा तो ये हो जाएगा cot और चूंकि नीचे एक sin बचेगा तो ऊपर जाएगा तो cosec हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा cosec x cot x। ठीक है, अब देखिए cot² x का इंटीग्रेशन पता है क्या, तो cot² x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, यानी कि अभी इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि cosec² x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है। तो जिसका पता है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिसका नहीं पता है उसको पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो cot² x बराबर क्या होता है, cosec² x - 1, यही होता है ना। अब यहाँ पे +2 cosec x cot x dx। ठीक है ना, अब जरा देखिए यहाँ पर भी cosec² x है और यहाँ पर भी cosec² x है, तो ये कितना हो जाएगा cosec और cosec मिल करके 2 cosec² x हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा और cosec² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x, तो हो जाएगा -cot x। और यहाँ पे -1 है तो -1 का इंटीग्रेशन केवल हो जाएगा x और फिर प्लस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा और cosec x cot x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है -cosec x। तो फाइनली ये जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, तो -cosec x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें कहीं बार किसी को मानना नहीं पड़ा, यानी कि इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सिंपल तरीका है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमको प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है तो इसको सूत्र पर तोड़ेंगे तब जाकर के हल होगा। अब कैसे होगा वो देखिए, तो ये इंटीग्रेशन 1 + cos x बटे 1 - cos x dx। देखिए जब अगर यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो अब आपको उसमें लिखेगा नहीं कि इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करिए, केवल लिख देगा इसको हल करिए। तो आपके माइंड में अगर ये वाला मेथड आता है तो इस वाले से करिए, आपके माइंड में फार्मूला वाला मेथड आता है तो इसको आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी तरीके से इसको हल कर सके कर सकते हैं। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos², अब यहाँ पे x है तो इसका फार्मूले में x बटे 2 इसका आधा हो जाएगा ना, और यहाँ पे 1 - अब देखिए इसका जब तोड़ेंगे साइन वाले में तो क्या होता है 1 - 2 sin² x/2 होगा ना, अब बाहर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, तो 2 sin² x/2 और यहाँ पे dx है तो dx, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 cos² x/2 फिर बटे 2 sin² x/2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, अब यहाँ cos बटे साइन कॉट हो जाएगा ना, cot² x/2 dx। ठीक है, अब देखिए
काट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता ही नहीं है, इसका मतलब इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? अच्छा एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर को देखिए हमने क्या लिखा था, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा था ना। अच्छा चलिए कर ही लेते हैं, अगले स्टेप में उसको कर देंगे। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, यही होगा ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का तो हमको इंटीग्रेशन पता है, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता है। इसका मतलब ये अपने मूल रूप में नहीं है। इसको मूल रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स बटे 2 को मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना एक्स बटे 2 बराबर टी, तो यहाँ से हमको dx का मान कितना निकल जाएगा, ये जो 2 है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 dt, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर, इसके जगह पर तो टी हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, dx को भी अंदर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx फिर माइनस, सबको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन यही होगा। अब इसके जगह पर तो हो गया t, और dx के जगह पर देखिए क्या निकल गया 2 dt, तो 2 हम बाहर कर लेते हैं और केवल हम dt लिखते हैं। फिर माइनस यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन dx। अब देखिए कोसेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस होता है, माइनस कॉट टी, और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी, यहाँ पे -2। अब कॉट टी है तो हो जाएगा कॉट टी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, x बटे 2 है तो x बटे 2 लिख देंगे, फिर -x प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए हमको जब प्रतिस्थापन द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो हमने इसको सूत्र पर तोड़ करके हल किया, और जब हमको इसको प्रतिस्थापन द्वारा नहीं सॉल्व करना था तो हमने देखिए आराम से सिंपल वे में कर लिया, ठीक है। तो आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें, आंसर दोनों का सेम आएगा, मेथड बस अलग अलग है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, -x को अभी इधर छोड़ दीजिए, अगर आपको आंसर ये वाला लाना है तो क्या करेंगे, इस -2 को इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। अब इसको हम तोड़ेंगे, कॉट को तोड़ेंगे कॉस बटे साइन में, कोसेक को तोड़ेंगे 1 बटे साइन में, फिर यहाँ पे कॉमन लेकर के फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आराम से यही वाला आ जाएगा टर्म, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आंसर तो मैच नहीं कर, मैच करेगा, थोड़ा सा हमको इसको और आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर से नहीं आएगा। तो चलिए देखिए इस तरह से हमने 6वें नंबर के क्वेश्चंस को 2 तरह से सॉल्व किया, एक तो आपका परिमेयकरण करके और दूसरा हमने लगाया इसको सूत्र द्वारा, और वो भी प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। तो अब इन दोनों तरीके से क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम 7वें नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, तो अब 8वां आराम से कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिटाते हैं। अब देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e के पावर x dx, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ टर्म को आप मानेंगे तो कुछ टर्म अपने आप निकल जाएगा। तो वही वाला ये क्वेश्चन है सब। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस टोटल के बराबर t मान लें तो इसका हमको तुरंत डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e के पावर x dx बराबर dt, और जबकि हमको यहाँ दिख रहा है e के पावर x dx, इसके जगह पर dt आ जाएगा, तो आराम से क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। तो माना e के पावर x प्लस 1 बराबर t, तो तुरंत ही हमको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, और फिर x का करेंगे तो dx हो जाएगा, e का करेंगे तो 0 क्योंकि अचर पद है, और t का करेंगे तो हो जाएगा dt। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कितना आसानी से छोटे में हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस टोटल के जगह हमने तो मान लिया t, तो ये होगा t, और इसके घात 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे e के पावर x dx है, e के पावर x dx का मान dt है तो हम लिख देंगे dt। अब ये देखिए छोटा सा हो गया, t के पावर n के जैसा है, तो अब t के पावर n के जैसा घात में 1 जोड़ेंगे, फिर बटे में 1 जोड़ देंगे, फिर प्लस c। तो फाइनली अब t का मान रख देंगे, तो t का मान यही है e के पावर x प्लस 1, अब इसके घात 3 हो जाएगा, बटे में 3 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए जैसे 7वां लगा हुआ ऐसे आप 8वां कर सकते हैं। इसको क्या करिएगा, आप पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा, फिर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, e के पावर 2x फिर प्लस 1 बटे e के पावर 2x फिर प्लस 2, ठीक है ना, यही मिलेगा।
अब e के पावर 2x ये किसके जैसा दिख रहा है, ये अपने मूल रूप में नहीं दिख रहा है, और ये मूल रूप में कब दिखेगा, जब ये केवल e के पावर x के जैसा आ जाए, और e के पावर x के जैसा लाने के लिए हमको 2x के बराबर t मानना पड़ेगा, तो ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। फिर आराम से क्वेश्चन प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन को। 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा है जटिल टाइप का है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करड़ी वाला भी है और बिना करड़ी वाला है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस वाले क्वेश्चन में या तो केवल करड़ी था या तो करड़ी था ही नहीं, जबकि इसमें दोनों का मिक्स दे दिया है, तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन यक्स, फिर अंडर रूट में है 4x + 3, ठीक है ना। अब देखिए जब एक करड़ी में हो और एक बिना करड़ी के हो, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो करड़ी में दिए गए, इसके भी टाइप होते हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो उसमें टाइप दिया रहता है कि अगर बाहर वाला दीर्घात में है अंदर वाला दीर्घात में है तो किसको मानेंगे, चाहे बाहर वाला रैखिक में है अंदर वाला दीर्घात में है तो उसको कैसे मानेंगे, चाहे बाहर वाला दीर्घात में है और अंदर वाला रैखिक में है तो कैसे मानेंगे। तो इन तरह के बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो चूंकि उसमें टाइप इंटरमीडिएट में आपको मिलेंगे, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो करड़ी में है ना इसको हम मानेंगे छोटा, मतलब ऐसा मानेंगे कि ये करड़ी से बाहर निकल जाए। आज जब ये करड़ी से बाहर निकल जाएगा फिर आराम से ये साधारण में बट जाएगा। देखिए कैसे मानेंगे, माना 4x + 3 बराबर, अब जरा आप सोचिए कि अगर हम 4x + 3 बराबर t मान लें तो क्या ये करड़ी से बाहर निकल पाएगा, मतलब छोटा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। करड़ी से कोई चीज़ कब बाहर निकलता है, जब वो स्क्वायर में हो, तो क्यों ना हम इसको बराबर स्क्वायर में ही मान लें ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो छोटा हो जाए। तो देखिए अब हम 4x + 3 बराबर t² तो मान लिए। अब जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको केवल यहाँ पे क्या मिलेगा, dx मिलेगा, x तो मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि हमको इस x के जगह पर, क्योंकि हमको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को t के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमको इस वाले x का मान भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को यहीं से निकालना पड़ेगा मान। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना निकलेगा, ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा t² - 3, और यहाँ से जब 4 हटेगा तो इसके बटे में चला जाएगा। तो ये देखिए x का मान ये निकल गया। और जब हम लोग यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, dx, यहाँ पे 4dx, और इसका करेंगे तो 2t dt। फाइनली अगर हम लोग यहाँ से dx का मान निकालना चाहे तो कितना निकल जाएगा, 1/2 कट जाएगा ना, और t dt ये मिलेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए पूरा का पूरा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अब ये पूरा का पूरा t के टर्म में हो जाएगा। अब देखिए ये x है, अब x के जगह पे कितना निकल गया यहाँ पे t² - 3/4, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट में 4x + 3 है तो इसका मान t² माने तो t² हो जाएगा, और यहाँ पे dx है, dx का मान देखिए 1/2 t dt, ये हो गया। अब ये पूरा तरह से देखिए t के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आराम से, अब देखिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है तो ये 1/8 हो जाएगा ना, अचर पद बाहर निकल गया। अब यहाँ पे t² - 3, और ये कड़ी से बाहर निकलेगा तो होगा केवल का t, और यहाँ पे ऑलरेडी t है ही, और यहाँ पे dt, तो अब ये 1/8, फाइनली ये t² हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा तो t के पावर 4 - 3 t² dt, ये हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, तो इसके पास जाएगा तो इंटीग्रेशन t के पावर 4 dt, फिर इसके पास जाएगा तो 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन t² dt। अब इस तरह से देखिए ये t के पावर n के जैसा हो गया। अब ये 1/8 तो बाहर ही रहेगा। अब इसका हो जाएगा t के पावर 5/5, फिर -3, ये हो जाएगा t के पावर 3/3, फिर प्लस c, 3 से 3 कट जाएगा, ये 1/8। अब देखिए t का मान रख देंगे, तो t का मान देखिए यहाँ से t के पावर 5, t का मान तो यहाँ पे है नहीं, जबकि अगर हम t का मान निकालें तो ये 2 इधर आ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा ना, तो 4x + 3 के घाते 1/2, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो फाइनली कितना हो जाएगा, देखिए आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली 1/8 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब इस t के जगह पर कितना हो जाएगा, 4x + 3 पे घाते 1/2 होता है, और ऑलरेडी घात में 5 है तो 5/2 हो जाएगा, और फिर बटे में है 5, फिर माइनस। अब यहाँ पे t के पावर 3 है तो t का मान यहाँ से देखिए कितना निकला हुआ है, 4x + 3 के पावर 1/2, और इसके घात 3 है तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फिर बटे में कुछ नहीं है, ये तो साधारण सा है, और फिर प्लस c, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर 1/8 का गुणा भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर यही आएगा।
तो देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को एक करड़ी में दिया था और एक बिना करड़ी में दिया था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो करड़ी में क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बराबर आप मानिए और कोशिश करिए कि हम ऐसा माने कि वो करड़ी से बाहर आ जाए। तो हमने देखिए स्क्वायर में माना तो ये कड़ी से बाहर आ गया, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप स्क्वायर में नहीं मानेंगे तभी आपका आंसर आएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जटिल टाइप में आएगा, मतलब जब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो थोड़ा आपको परेशानी होगी, उसमें बटे वटे में आने लगेगा। ठीक है ना, तो उसी बटे से बचने के लिए हम स्क्वायर में मान लिए हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन, ये तो 10 नंबर का आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं। देखिए ये भी कड़ी में है और एक बिना करड़ी में है, तो आराम से हो जाएगा। ये 11 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन बताए हैं आप उसको पूरा रिवाइज करिए और इसके आगे लगाने का प्रयत्न करिए। लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।